हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण कालीन महदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। नंबर 6, खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। गेहूं की कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। नंबर 8 है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। नंबर 9 है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहवा इलाहाबाद के बेलन नदी के तट पर पाया गया। नंबर 10 है, मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में पाया गया। नंबर 12 है, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में पाया गया। नंबर 13 है, जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। नंबर 14 है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। नंबर 15 है, आग की खोज सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में हुआ। नंबर 16 है, आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नंबर 17 है, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इनके प्रमाण के बारे में। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता है, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है। दक्षिण भारत में कृषक को अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, के तत्कालीन मांटेमोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। नंबर 7, हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित सनहुदड़ो की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में MC मजूमदार ने की थी। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डाक यार्ड है।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। अब हम लोग बात करते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। तो स्थल और नदी, हड़प्पा जो नदी है, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी से संबंधित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से, कालीबंगा घग्गर नदी से, लोथल भोगवा नदी से, तुतका गेंडोर दास्त नदी से, और रोपड़ सतलज नदी से, मांडा चेनाब नदी से, जैमाबाद प्रवरा नदी से, आलमगीरपुर हिंडन नदी से, भगवानपुरा सरस्वती नदी से। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। नौसारों ने स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन सुरकोटदा के स्थलों से गोबरदार ऊंट का जीवाश्म मिला है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। अब बात करते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल, जिसमें कच्चा माल और स्थल कहाँ से था। तो तांबा जो प्राप्त हुआ था वो खेतड़ी राजस्थान से, चांदी राजस्थान अजमेर से, और सीसा जो प्राप्त हुआ था वो अफ़गानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद जो प्राप्त हुआ था वो गुजरात से। अब हम लोग बात करते हैं आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी एक कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एवं श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कोबड़ वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। लोथल तथा कालीबंगन के पुरातत्व स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में लोथल में मिला है। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेतमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में हम लोग बात करेंगे। अस्कनी, अस्कनी का आधुनिक नाम है चीनाब। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। परूसड़ी का आधुनिक नाम है रावी। वितस्ता वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। उभा का आधुनिक नाम है काबुल। दृशद्वती का आधुनिक नाम है घग्गर। क्रुमो का आधुनिक नाम है कुर्रम। गोमती का आधुनिक नाम गोमल। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। तुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है।
प्रत्येक वेद में 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं तथा यह सविता सूर्य को समर्पित है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, राणायनीय एवं जैमिनीय। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं पिप्पलाद तथा शौनक। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदांग की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी जो रचना की थी लोमहर्ष ऋषि तथा उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी तथा विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्राह्मण का मतलब होता है वेदों को न मानने वाला। अयज्वन यज्ञ न करने वाला। अनाशा बिना नाक वाले। अदेवी देवताओं को न मानने वाला। अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाला। मृदवाक कटु वाणी वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार अथवा द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। जंगल की देवी अरण्यायनी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान में जो संविधान को बनाने के लिए जो भी चीज़ें जिस देश से ली गई थी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूस, उसके लिए ये आप समझ लीजिए ट्रिक है। रूस का मौलिक कर्तव्य
आयर की नीति, रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। आयर की नीति, आयर की नीति का मतलब है आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। और अमेरिका का अधिकार, अमेरिका से कानूनी अधिकार, कानून संरक्षण, न्यायाधीशों को हटाना, इतनी चीज़ें अमेरिका से ली गई थी। ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन से संसद और संसदीय शासन प्रणाली और निर्वाचन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कनाडा से संघवाद और संघात्मक शासन, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली से प्रभावित, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, जर्मनी से आपातकाल, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।